हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में इस वीडियो में हम लोग मृदा अपरदन एवं सुधार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग सॉयल के जब अध्ययन कर रहे थे उसमें सबसे फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था काली मिट्टी व लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद सेकेंड वीडियो में दोमट या जलोढ़ मिट्टी का अध्ययन किया था। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने मिट्टी के विविध, जिसमें पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल मिट्टी, इन सब चीज़ों की चर्चा किए थे। उसके बाद अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। उसके बाद आज अंतिम टॉपिक है मृदा अपरदन एवं सुधार। इन सभी पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मृदा अपरदन एवं सुधार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जलवायु है, जल है, वायु है, पवन है, इन सब की वजह से मिट्टी के ऊपर के आवरण के क्रमिक कटाव, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो जल है, वायु है, पवन, इसको हम प्राकृतिक अभिकर्ता कहते हैं। तो प्राकृतिक अभिकर्ता के द्वारा मिट्टी के सतह का ऊपर के क्रमिक कटाव और उसके स्थानांतरण, यानी कि मिट्टी में कटाव जो उत्पन्न हो जाता है और उसके बाद मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाने को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा के तौर पे। इसको हम जानते हैं कि मृदा अपरदन कहते किसको हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि मृदा अपरदन के क्या क्या कारक होते हैं। तो मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हम देखते हैं निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद अत्यधिक पशुचारण, ये भी मृदा अपरदन का एक कारण है, माना जाता है। झूम कृषि, झूम कृषि वो होती है जिसमें जैसे कुछ आदिवासी या कुछ समूह, वर्ग समूह जो होता है, वो एक जगह विचरण करता रहता है, वो एक जगह पहुंचता है, वहां पर खेती करता है और अगले 1-2 साल के बाद वो फिर अन्य दूसरी जगहों पर चला जाता है। उसके बाद वो वहां पे जाकर के जंगलों की सफाई करेगा या वहां पे जाकर के वो खेती करना स्टार्ट करता है। तो इसको हम झूमिंग कृषि या झूम कृषि कहते हैं। जब हम इसका अध्ययन करेंगे आगे चल करके तो डिटेल में हम देखेंगे कि झूमिंग कृषि कहते किसको हैं। झूमिंग कृषि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उससे क्वेश्चन भी अक्सर आते रहते हैं। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने देख लिया। एक तो निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद दूसरा था अत्यधिक पशुचारण, तीसरा झूम कृषि, चौथा है अवैज्ञानिक कृषि पद्धति। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति का तात्पर्य ये है कि जैसे हम कहीं खेती कर रहे होते हैं और कंटिन्यू एक ही फसल हम बोते चले जा रहे हैं, जिससे वहाँ की उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। और जब कम हो जाती है तो फिर लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फसलों का उत्पादन छोड़ देते हैं या फिर कहीं अन्य जगहों पे चले जाते हैं, या फिर वहाँ की जो मिट्टी है वो मतलब अनुपजाऊ हो जाती है, अनुत्पादक हो जाती है। तो इसकी वजह से भी मृदा अपरदन में उसका एक कारक माना जाता है अवैज्ञानिक कृषि पद्धति को भी। ये हो गया चौथा कारक। परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन, ये भी एक पॉइंट माना जाता है। तो परिवहन एवं संचार साधनों का तात्पर्य ये है कि जब कहीं हम संचार साधनों का विकास कर रहे होते हैं या परिवहन का विकास कर रहे होते हैं तो बहुत से खेत, कृषि जो उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनका बहुत ज़्यादा, जैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है या फिर रेलवे का निर्माण हो रहा है, तो उसमें चला जाता है, जिसकी वजह से मृदा अपरदन में उसको हम एक कारक के तौर पर काउंटिंग करते हैं, उसकी गिनती करते हैं। उसके बाद अंधाधुंध खनन, आप माइनिंग के बारे में जानते ही हैं कि किस तरीके से माइनिंग होती चली जा रही है, वो भी जो है मृदा अपरदन का एक कारक होता है। तो ये हम लोगों ने सब एक कारक क्रम से देख लिया है। अब हम आगे बात करें तो भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो चंबल एवं यमुना नदियों की उत्खात भूमि क्षेत्र, उत्खात भूमि क्षेत्र, हम इसको अभी आगे देखते हैं कि उत्खात भूमि क्षेत्र कहते किसको हैं। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ पे देख लें कि चंबल एवं यमुना नदियों की उत्खात भूमि क्षेत्र में, उसके बाद पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, जो पश्चिमी हिमालय है उसका
निचला हिस्सा गिरिपदीय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों की पाद क्षेत्र जिसमें शामिल होता है। उसके बाद हम अगला देखें छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार। मालवा पठार में स्पेशली ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, ये हम जब प्लेटों का अध्ययन कर रहे थे, पठारों का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पठारों को देखा था कि कौन से पठार कहाँ पे अवस्थित हैं। आप इसको पिछले वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि इसको एक सीरीज में, एक क्रम से सभी वीडियो देखते चले जाइएगा, जिससे आपको आसानी से सभी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। और अगर आप सीरीज छोड़ करके एक मतलब बीच में से कहीं भी कोई भी वीडियो आप उठा के देखेंगे तो आपको थोड़ी चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो इसीलिए ज्योग्राफी जब भी अध्ययन करें तो एक क्रम से अध्ययन करते जाइए, जिसका एक दूसरे से लिंक होता है और इजीली समझ में चीज़ें आ जाती हैं। तो छोटा नागपुर का पठार और मालवा पठार, जिसमें कि ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र आता है, यहाँ पर भी हमें मृदा अपरदन के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने मतलब चंबल यमुना नदियों के उत्खात भूमि वाला क्षेत्र, उसके बाद हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, उसके बाद महाराष्ट्र की जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वहाँ पे भी मृदा अपरदन हमें देखने को मिलता है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, वो भी हरियाणा में देखने को मिलता है, फिर राजस्थान में भी देखने को मिलता है, गुजरात के शुष्क क्षेत्र में भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से इसके सारे क्षेत्रों का हम लोगों ने एक सामान्य परिचय ले लिया। अब देखते हैं भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। ठीक है, अवनालिका अपरदन, ये भी हम आगे देखेंगे कि अपरदन कहते किसको है, फिर उसके बाद अवनालिका अपरदन क्या चीज होती है। तो अभी यहाँ पे जैसे एक फैक्ट के तौर पे इसको जान लीजिए कि भारत का जो चंबल घाटी क्षेत्र है, अभी हमने पिछली स्लाइड में इसकी चर्चा भी की है कि यमुना एवं चंबल घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक हमें मृदा अपरदन के कारक देखने को मिलते हैं। तो भारत में जो चंबल घाटी का जो क्षेत्र है, वो खो खड्डों का निर्माण जो वहां पे हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, वो अवनालिका अपरदन यानी कि गली इरोजन के कारण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अवनालिका अपरदन अब देख लीजिए यहाँ पे कहते किसको है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। पहली चीज, तीव्र ढाल जहां होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलता है अवनालिका अपरदन। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। तो उसी को हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि तीव्र ढालों पर होती है और वर्षा से जो गहरी जो नालियों की तरीके से, एक तरीके से कह लीजिए कि अवनालिकाएं जो गहरी गहरी नालियों की तरीके से जो जिनके बीच से होकर के पानी बहने लगता है, कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त अनुपजाऊ हो जाती हैं। तो उसको हम अवनालिकाएं अपरदन कहते हैं। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं चंबल का क्षेत्र कैसा है, अत्यधिक बीहड़ होता है। ठीक है, ददुआ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उसी को हम उसे उत्खात भूमि या स्थलाकृत कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। तो किस तरीके से एक क्रमिक अनुक्रम किस तरीके से होता है मृदा अपरदन का, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आस्फाल अपरदन होता है। तो आस्फाल का तात्पर्य ये है कि जब जल पत्तियों से नीचे गिरता है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि पहले बारिश होती है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे जब बारिश होती है तो पत्तियों पर कुछ जल ठहर जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो जब पत्तियों से जब जल गिरता है जमीन पर, तो वहां पे आप देखे होंगे छोटे छोटे दाग धब्बे बन जाते हैं जमीन के आसपास, वहां पे पेड़ पौधों के आसपास, जहां से पत्तियों से जल जब नीचे गिर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं स्प्लैश इरोजन, आस्फाल अपरदन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परत अपरदन होता है, सीट इरोजन। जब मिट्टी का जल के साथ बहने लग जाती है, जब मिट्टी जब जहां पे पत्तियों से जल नीचे गिर रहा है जमीन पर, फिर वहां पे क्या होता है कि जब पानी तेजी से बरस रहा है, बारिश तेजी से हो रही है, तो पत्तियों के सहारे फिर जमीन पे गिरा। जमीन पे गिरने के बाद वहां पर जल जो है मिट्टी के साथ बहने लग जाती है, तो उसको हम
परत इरोजन कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं। तो हमने देख लिया आसफाल और परत अपरदन। अब हम देखेंगे दूसरा मतलब तीसरा अगला रिल अपरदन। रिल अपरदन के बाद देखेंगे अवनालिका अपरदन। रिल अपरदन क्या होता है? अब जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं, जब पानी बहने लग जाएगा तेजी से तो उसमें छोटी 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 नालियां बन जाएंगी, तो उसको हम कहते हैं रिल अपरदन। उसके बाद जब वही पानी तेजी से और बड़ी बड़ी नालियां बन जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी कट करके बहने लग जाती है तो उसको हम कहते हैं गली इरोजन। तो ये हो गया इसका क्रमिक विस्तार, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देख लिया आसफाल, परत, उसके बाद तीसरा रिल अपरदन और चौथा अवनालिका अपरदन। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है धारा चैनल अपरदन, स्ट्रीम चैनल इरोजन। ये क्या चीज होती है? जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी कि अब पानी यहाँ से निकल करके या तो नदियों तक बह के जाएगा या फिर कोई बड़े बड़े नालों के उस की तरफ बढ़ जाएगा, जिसको हम धारा चैनल अपरदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, शोघम ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण, उसके बाद वायु रोध भारत में उपयुक्त माना जाता है। तो कौन कौन सा? 3 चीजें मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धति, मतलब मृदा का इन सब चीजों से कटाव ना हो। जो ये अपरदन हम लोग देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे, क्रमिक अपरदन विस्तार की चर्चा की है हम लोग, तो इसके संबंध में इसको मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या सस्यावर्तन किया जाता है, ठीक है, वेदिका का निर्माण किया जाता है, वायु रोध मतलब लगाया जाता है, जिसकी वजह से भारत में ये तीनों उपयुक्त माने जाते हैं। मृदा सुधार के अंतर्गत इसके बाद जो है अभी हम अगले स्लाइड में हम चर्चा भी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे 3 जान लेते हैं, सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जाता है। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे इससे पिछले स्लाइड में कि किस तरीके से अवैज्ञानिक कृषि पद्धति हमारे यहाँ मृदा अपरदन का एक कारक बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या किया जाता है? फसल चक्र, यानी कि एक बार रबी की फसल, फिर खरीफ की फसल, फिर जो है इस तरीके से हमें तीनों फसल देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मिश्रित खेती भी की जाती है। एक ही खेत में, एक ही कृषि क्षेत्र में वहाँ पे हमें कहीं देखने को मिल रहा है कि बीच में गेहूं को बोया गया है या फिर उसके किनारे किनारे जो मेड़ पाई जाती है वहाँ पे कहीं पे पौधे लगा दिए गए हैं, कुछ जो है आलू की खेती की जा रही है। मतलब इस तरीके से मिश्रित खेती की जाती है। एक ही खेत में एक के साथ में 2-2, 3-3 फसल लोग उपजाते हैं। बहुफसलीय खेती, ठीक है, ये भी एक मृदा उर्वरता को, इसके भी एक कारक माना जाता है मृदा उर्वरता को पोषित करने के लिए। तो इस तरीके से हमने तीनों चारों का मतलब यहाँ पे अध्ययन कर लिया। ठीक है, ये हमारा अंतिम टॉपिक था। यहाँ पे हमारा सॉइल खत्म हो जाता है। अगले टॉपिक में हम लोग वनस्पति की चर्चा करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।